से गुजर रही थीं और दूर दूर तक धूल उड़ रही थी। गांव की कई लड़कियां रोज की तरह गांव के बाहर बने पुराने कुएं पर पानी भरने पहुंची हुई थी। उन्हीं के बीच मीरा भी खड़ी थी। वह रस्सी से बाल्टी नीचे छोड़कर पानी निकाल रही थी कि तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। सबकी नजरें उधर उठ गईं। कुछ ही पलों बाद धूल के गुब्बार के बीच एक शानदार घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े पर बैठा युवक देखने में बेहद प्रभावशाली था। उसके कपड़े महंगे थे, कमर में कीमती तलवार बंधी थी और उसके चेहरे से रुतबे की झलक साफ दिखाई देती थी। यह विजय सिंह था। वह पास के नगर सूरजगढ़ का एक धनी व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले में वह दूर दूर तक यात्रा करता रहता था, लेकिन इस समय उसकी हालत खराब थी। लंबे सफर और भीषण गर्मी के कारण उसका गला सूख चुका था। वह घोड़े से उतरा और कुएं के पास आकर बोला, यदि थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। कुछ लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं, लेकिन मीरा ने बिना कुछ कहे रस्सी नीचे डाली, ताजा पानी निकाला और एक लोटे में भरकर उसकी ओर बढ़ा दिया। पूरे समय उसकी नजरें झुकी रहीं। विजय सिंह ने पानी पिया। ठंडा पानी उसके शरीर में जैसे नई जान डाल गया, लेकिन पानी से अधिक उसका ध्यान उस लड़की पर था जिसने बिना किसी दिखावे के उसकी मदद की थी। उसने गौर किया कि लड़की असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार का नामो निशान नहीं था। उसकी झुकी हुई निगाहें, उसकी शालीनता और उसका शांत स्वभाव विजय सिंह के दिल पर गहरा असर छोड़ गए। जब पानी भरने का काम पूरा हुआ तो सभी लड़कियां अपने अपने घरों की ओर चल पड़ी। विजय सिंह कुछ देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। फिर उसकी नजर बार बार मीरा पर टिक गई। उसके मन में एक अजीब सी इच्छा पैदा हुई। वह इस लड़की के बारे में और जानना चाहता था। उसने धीरे धीरे घोड़ा आगे बढ़ाया और कुछ दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मीरा गांव के किनारे बने एक साधारण से घर में प्रवेश कर गई। विजय सिंह कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसने घोड़ा रोका और घर के दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है अंदर? कुछ देर बाद लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति बाहर आया। उसके चेहरे पर मेहनत और संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। यह रामदास था। विजय सिंह ने विनम्रता से कहा, श्रीमान, बहुत प्यास लगी है, यदि थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। रामदास मुस्कुराया। अवश्य पुत्र, अंदर आइए। वो उसे आंगन में ले गया और आवाज लगाई, मीरा बेटी, जरा पानी लाना। कुछ ही क्षणों बाद मीरा पानी लेकर आई। उसने पहले की तरह सिर झुकाकर पानी रखा और चुपचाप वापस अंदर चली गई। विजय सिंह उसे जाता हुआ देखता रहा। अब उसके मन का संदेह पूरी तरह समाप्त हो चुका था। यही वही लड़की थी। उसके जाने के बाद विजय सिंह ने पूछा, क्या ये आपकी बेटी है? जी हाँ। कुछ क्षण चुप रहने के बाद विजय सिंह बोला, क्या इसका विवाह हो चुका है? नहीं, अभी ये कुंवारी है। ये सुनकर विजय सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने पूछा, यदि बुरा न माने तो एक बात पूछूं? पूछो बेटा। इतनी सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की का विवाह अभी तक क्यों नहीं हुआ? रामदास ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। बेटा, हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर जाए। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे घर में जाए जहां उसे जीवन भर संघर्ष करना पड़े, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि किसी बड़े परिवार में उसका रिश्ता कर सकूं। इसी कारण आज तक उसका विवाह नहीं हो पाया। विजय सिंह कुछ क्षण चुप बैठा रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। रामदास एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा व्यापारी उसकी बेटी का रिश्ता मांग रहा है। उसने गौर से विजय सिंह को देखा। युवक की बातों में विनम्रता थी, लेकिन इतना बड़ा निर्णय तुरंत लेना आसान नहीं था। रामदास ने कहा, बेटा, तुम किसी अच्छे परिवार से लगते हो, लेकिन मैं न तो बड़ा दहेज दे सकता हूँ और न ही तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। विजय सिंह तुरंत बोला, जब मैं स्वयं आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ तो दहेज की कोई आवश्यकता नहीं। और जहाँ तक मेरे बारे में जानने की बात है, मेरा नाम विजय सिंह है। मैं सूरजगढ़ का निवासी हूँ। आप मेरे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रामदास गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बोला, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। मुझे अपने परिवार और बिरादरी से सलाह करनी होगी। जैसा आपको उचित लगे। विजय सिंह ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया
और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रामदास देर तक सोचता रहा। शाम को उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी खुशी से भर उठी। यदि वह स्वयं रिश्ता मांगने आया है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन रामदास अभी भी सावधान था। उसे जल्दबाजी में फैसला लेना उचित नहीं लगा। रात होते होते परिवार और बिरादरी के लोग उसके घर इकट्ठा हुए। सबके सामने उसने पूरी बात रखी। काफी देर तक चर्चा चलती रही। आखिरकार लगभग सभी लोगों की राय एक जैसी थी। जब इतना बड़ा घराना खुद तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा है तो इनकार करने की कोई वजह नहीं। ऐसा सम्मान बार बार नहीं मिलता। ये रिश्ता स्वीकार कर लो। रामदास ने सभी की बात ध्यान से सुनी। आखिरकार उसने भी हामी भर दी। कुछ दिनों बाद विजय सिंह को बुलाया गया। जब वह आया तो रामदास मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैंने अपने परिवार और बिरादरी से सलाह कर ली है। यदि तुम्हारी इच्छा अब भी वही है तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। विजय सिंह के चेहरे पर खुशी फैल गई। जिस लड़की ने पहली नजर में उसका दिल जीत लिया था, अब वह उसकी जीवन संगिनी बनने वाली थी। जल्द ही पूरे गांव में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। मीरा के घर में खुशी का माहौल था। ढोलक बजने लगी, गीत गाए जाने लगे, दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे। उधर सूरजगढ़ में भी विवाह की भव्य तैयारियां चल रही थीं। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। शानदार बारात गांव पहुंची। घोड़े, बाजे, रोशनी और सैकड़ों मेहमानों के बीच विजय सिंह दूल्हे के रूप में अत्यंत आकर्षक लग रहा था। विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। मीरा विदा होकर अपने पति के साथ नई जिंदगी की ओर रवाना हुई। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत बनने वाला है। विवाह संपन्न हो चुका था। मीरा अपने पति विजय सिंह के साथ नए जीवन की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे। हर लड़की की तरह उसने भी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कई सुंदर कल्पनाएं सजाई थीं। उसे विश्वास था कि अब उसका संसार उसके पति के साथ बसेगा। वह उसके सुख दुख की साथी बनेगी और एक आदर्श गृहस्थ जीवन जिएगी। दूसरी ओर विजय सिंह भी प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उन दिनों न पक्की सड़कें थीं और न ही तेज साधन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कई कई दिन लग जाया करते थे। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। चारों ओर घना जंगल शुरू हो गया था। विजय सिंह ने आसपास नजर दौड़ाई और कहा, अंधेरा होने वाला है, आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा। आज रात यहीं विश्राम करते हैं। मीरा ने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ाव डाल लिया। घोड़े को पास ही बांध दिया गया। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी जंगल के दूसरे छोर पर अर्जुन नाम का एक नौजवान चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। अर्जुन बेहद साधारण युवक था। उसकी दुनिया उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बकरियों तक ही सीमित थी। वो पढ़ा लिखा नहीं था, दुनियादारी की समझ भी कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। शाम ढलने लगी तो वह अपनी बकरियों को पास के एक तालाब पर पानी पिलाने ले गया। बकरियां झुककर पानी पीने लगी। दिल बहुत साफ था। अर्जुन भी उनके साथ घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों की बजाय सीधे मुंह से पानी पीने लगा। कुछ दूरी पर बैठे विजय सिंह की नजर उस पर पड़ी। वो हंस पड़ा, फिर तिरस्कार भरे स्वर में बोला, देखो मीरा, वो आदमी बिल्कुल बकरियों जैसा पानी पी रहा है। लगता है जैसे बकरियों की औलाद हो। मीरा ने शांत स्वर में कहा, नहीं स्वामी, औलाद तो इंसान की ही है, बस संगत का असर होता है। विजय सिंह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में उपहास था। कुछ क्षण बाद उसने फिर वही बात दोहराई, नहीं, मुझे तो वही बकरियों की औलाद लगता है। मीरा ने फिर विनम्रता से कहा, इंसान का जन्म उसे बड़ा नहीं बनाता, उसके संस्कार और वातावरण उसे वैसा बनाते हैं जैसा वह दिखाई देता है। तीसरी बार भी विजय सिंह ने वही बात कही, लेकिन मीरा का उत्तर नहीं बदला। अब विजय सिंह का चेहरा बदलने लगा। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी उसकी बात काट रही हो। उसका अहंकार जाग उठा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वह अचानक खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, अभी हमारी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम मेरी बातों का विरोध करने लगी हो। मीरा घबरा गई। मैं विरोध नहीं कर रही स्वामी। लेकिन विजय सिंह अब सुनने की स्थिति में नहीं था। उसका घमंड उसकी बुद्धि पर हावी हो चुका था। वह क्रोध में बोला, जो स्त्री पहले दिन ही पति की बात काटे वह आगे चलकर घर कैसे संभालेगी। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन विजय सिंह ने उसकी एक न सुनी।
अचानक उसने वह शब्द कह दिए जिन्होंने मीरा की पूरी जिंदगी बदल दी। आज से मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। जहां जाना है चली जाओ, लेकिन मेरे घर आने की कोशिश मत करना। और अगर कभी मेरे सामने आई तो मेरी तलवार और तुम्हारा सिर होगा। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हुआ। मीरा अवाक खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, लेकिन अगले ही क्षण विजय सिंह घोड़ा मोड़ चुका था। कुछ ही पलों में वह अंधेरे जंगल में गायब हो गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई, अकेली, असहाय, टूटी हुई। अभी कुछ घंटे पहले ही वह दुल्हन बनी थी और अब वह सुनसान जंगल में अकेली छोड़ दी गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे वह जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपराध क्या था। क्या केवल इसलिए कि उसने एक गरीब इंसान का अपमान होते देख उसका पक्ष ले लिया था? क्या इतनी सी बात के लिए उसका संसार उजड़ गया? वह देर तक रोती रही। उधर अर्जुन ने किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह चौंक गया। बकरियों को वहीं छोड़कर आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ देर बाद उसने एक दुल्हन को रोते हुए देखा। उसके लिए यह दृश्य बिल्कुल अप्रत्याशित था। वह धीरे धीरे पास आया। बहन, क्या हुआ? मीरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन फिर बोला, आप रो क्यों रही हैं? मीरा चुप रही। उसने तीसरी बार पूछा। इस बार मीरा ने आंसू पोंछे। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि वह अपने पिता के घर वापस नहीं जाएगी। वह अपने माता पिता और गांव वालों के सामने यह अपमान लेकर नहीं जाना चाहती थी। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में सारी बात बता दी। अर्जुन ने ध्यान से सब सुना। उसे पूरी घटना समझ नहीं आई, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि इस स्त्री के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं है तो मेरे साथ चलो। मीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अर्जुन मुस्कुराया। आज से तुम मेरी धर्म बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। इन शब्दों ने मीरा के टूटे हुए दिल को थोड़ी राहत दी। इस समय उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह अर्जुन के साथ चल दी। कुछ देर बाद दोनों एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। वहीं अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। जब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को दुल्हन के साथ देखा तो वह हैरान रह गई। अर्जुन, ये कौन है? तब अर्जुन ने पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ी माँ चिंता में पड़ गई। वो सोचने लगी कि कहीं ये मुसीबत उनके घर पर ना आ जाए। तभी मीरा आगे बढ़ी। उसने आदर पूर्वक बूढ़ी औरत के चरण छुए और बोली, माँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि किसी अनजान स्त्री को अपने घर में जगह देना आसान नहीं है, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। बूढ़ी माँ ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने मीरा के सिर पर हाथ रखा। ठीक है बेटी, आज से यह घर तुम्हारा भी है। यह सुनते ही मीरा की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये अपनापन मिलने के आंसू थे। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे मीरा ने इस छोटे से घर को अपना घर मान लिया। वह बूढ़ी माँ की सेवा करती, घर के सारे काम संभालती और अर्जुन को एक छोटे भाई की तरह प्यार करती। कुछ ही महीनों में उसे समझ आ गया कि अर्जुन दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। उसका व्यवहार बिल्कुल गांव के एक साधारण चरवाहे जैसा था। तब मीरा ने एक निर्णय लिया। उसने अर्जुन को जीवन की शिक्षा देना शुरू किया। वह उसे लोगों से बात करने का तरीका सिखाती, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है यह बताती, दुनिया को समझने की सलाह देती। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। उसके बोलने का ढंग बदल गया। उसकी सोच बदलने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लगभग 1 वर्ष बीत गया। अब अर्जुन पहले जैसा साधारण चरवाहा नहीं रहा था। मीरा ने गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, भाई, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी बदलो। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, जो कहोगी वही करूंगा बहन। मीरा बोली, अपनी सारी बकरियां बेच दो। अर्जुन ने बिना एक भी सवाल किए अपनी सारी बकरियां बेच दी। बकरियां बेचकर जो धन मिला उसे मीरा ने एक अच्छा घर बनवाया। फिर उसने एक शानदार घोड़ा खरीदा। घोड़े को देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि मीरा क्या करना चाहती है। तब मीरा मुस्कुराई और बोली, भाई, अब तुम्हें घुड़सवारी सीखनी होगी। अर्जुन ने उसी दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वह घोड़े के साथ रहता। कई बार गिरता, कई बार चोट खाता, लेकिन हार नहीं मानता। धीरे धीरे वह एक कुशल घुड़सवार बन गया। अब मीरा की योजना का अगला चरण शुरू होने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब अर्जुन पहले वाला साधारण चरवाहा नहीं रह गया था। उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास आ चुका था। उसकी चाल, उसकी बातचीत और उसके सोचने का तरीका बदल चुका था। एक दिन मीरा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा,
भाई, अब तुम्हें रोज राजा के दरबार में जाना चाहिए। वहां जो कुछ भी हो ध्यान से सुनना और वापस आकर मुझे बताना। अर्जुन ने बिना कोई प्रश्न किए हामी भर दी। अगले ही दिन से वह दरबार जाने लगा। वह चुपचाप एक कोने में बैठता, दरबार की कार्यवाही देखता और शाम को लौटकर मीरा को सारी बातें विस्तार से बता देता। एक दिन दरबार में राजा ने घोषणा की, कल पूरे राज्य में घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी। जो सबसे श्रेष्ठ घुड़सवार साबित होगा उसे विशेष सम्मान और बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। शाम को अर्जुन ने यह बात मीरा को बताई। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे जैसे इसी अवसर का इंतजार था। वह बोली, भाई, तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग लोगे? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं? हाँ, और ध्यान रखना, तुम्हें जीतना नहीं है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। मीरा ने कहा, बस राजा के घोड़े के पीछे पीछे रहना। चाहे तुम उससे आगे निकल सकते हो, लेकिन आगे मत निकलना। फिर उसने यात्रा के लिए भोजन और पानी तैयार करके घोड़े की जीन से बांध दिया। अगली सुबह घुड़दौड़ शुरू हुई। पूरा मैदान घोड़ों की टापों से गूंज उठा। सैकड़ों घुड़सवार राजा के साथ दौड़ रहे थे। शुरुआत में अर्जुन पीछे था, लेकिन धीरे धीरे उसका घोड़ा अपनी असली रफ्तार दिखाने लगा। एक एक करके सभी घुड़सवार पीछे छूटते चले गए। कुछ ही समय में अर्जुन राजा के बिल्कुल पीछे पहुंच गया। वह आसानी से आगे निकल सकता था, लेकिन उसे मीरा की बात याद थी, इसीलिए वह राजा के पीछे ही बना रहा। राजा जोश में इतना आगे निकल आया कि उसे पता ही नहीं चला कि बाकी सभी लोग बहुत पीछे रह गए हैं। घंटों दौड़ने के बाद तेज धूप ने उसकी हालत खराब कर दी। आखिरकार उसने एक बड़े पेड़ के नीचे घोड़ा रोक दिया। वह बुरी तरह प्यासा था। उसके होंठ सूख चुके थे। वह बार बार सिर्फ एक ही शब्द कह रहा था, पानी, पानी। तभी अर्जुन को मीरा की दी हुई सुराही याद आई। वह तुरंत घोड़े के पास गया और पानी निकालकर राजा को पिलाया। पानी पीते ही राजा को राहत मिली। कुछ देर बाद उसने कहा, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। अर्जुन ने तुरंत भोजन भी उसके सामने रख दिया। राजा ने भरपेट भोजन किया। अब उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। वह अर्जुन को ध्यान से देखने लगा, फिर बोला, तुमने आज मेरी जान बचाई है। महाराज, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। राजा प्रभावित हो गया। उसने कहा, नहीं, आज से तुम मेरे राज्य की सेना के सेनापति हो। अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राजा अपना निर्णय सुना चुका था। जब बाकी घुड़सवार और सैनिक वहां पहुंचे तो राजा ने सबके सामने अर्जुन की प्रशंसा की और उसे सेनापति घोषित कर दिया। हालांकि कई लोग भीतर ही भीतर जल उठे। उन्हें एक पूर्व चरवाहे का सेनापति बनना पसंद नहीं आया, लेकिन राजा के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उधर अर्जुन घर लौटा और सारी बात मीरा को बताई। मीरा, राजा ने मुझे सेनापति बना दिया। मीरा मुस्कुराई। वो जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी रानी से कहा, उस युवक ने मेरी जान बचाई है। मैं उसे और बड़ा सम्मान देना चाहता हूँ। रानी ने मुस्कुराकर कहा, तो अपनी बेटी सुनीता का विवाह उसके साथ कर दीजिए। राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने तुरंत अर्जुन को बुलाने का आदेश दिया। कई सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे, लेकिन मीरा ने सावधानी बरतते हुए कहा, वह अभी घर नहीं लौटा। सैनिक वापस चले गए। आखिरकार राजा स्वयं उसके घर पहुंचा। तब अर्जुन को महल ले जाया गया। राजा ने उससे अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने आदर पूर्वक कहा, महाराज, इतना बड़ा निर्णय मैं अपने घर वालों से पूछे बिना नहीं ले सकता। राजा उसकी विनम्रता से और अधिक प्रभावित हुआ। जब अर्जुन ने यह बात मीरा को बताई तो उसने खुशी से कहा, ये रिश्ता स्वीकार कर लो भाई। कुछ समय बाद पूरे राज्य में धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमारी सुनीता और अर्जुन विवाह सूत्र में बंध गए। राजा ने अपनी बेटी के साथ साथ आधी रियासत भी अर्जुन को सौंप दी। एक साधारण चरवाहा अब आधे राज्य का राजा बन चुका था। उस दिन अर्जुन भावुक होकर मीरा के पास आया। उसकी आंखें नम थीं। वह बोला, बहन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज जो चाहो मांग लो। मीरा कुछ देर शांत रही, फिर बोली, यदि सच में मेरी बात मानोगे तो राज्य की सीमाओं पर अपने विशेष सैनिक तैनात कर दो। और यदि कभी विजय सिंह नाम का कोई व्यापारी इस राज्य में प्रवेश करे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना। अर्जुन हैरान हुआ, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मीरा वर्षों से इंतजार कर रही थी। विजय सिंह व्यापार के सिलसिले में उस राज्य की सीमा पर पहुंचा। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वह हैरान रह गया।
उसे समझ नहीं आया कि उसका अपराध क्या है। उसे कैद खाने में डाल दिया गया। जब यह समाचार अर्जुन ने मीरा को सुनाया तो वर्षों बाद उसके चेहरे पर सच्चा सुकून दिखाई दिया। वह बोली, भाई, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। फिर उसने जंगल वाली रात से लेकर आज तक की पूरी कहानी अर्जुन को बता दी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने उसकी बहन जैसी स्त्री को अकेले जंगल में छोड़ दिया था, वह अब उसकी कैद में था। 4 दिन बाद मीरा और अर्जुन कैद खाने पहुंचे। मीरा ने वही कपड़े पहने थे जो उसने अपनी शादी के दिन पहने थे। जब कैद खाने का दरवाजा खुला तो विजय सिंह ने सिर उठाकर देखा और अगले ही पल वह सन्न रह गया। उसके सामने मीरा खड़ी थी, वही मीरा जिसे उसने वर्षों पहले जंगल में छोड़ दिया था। उसकी आंखें फैल गईं। वह कांपती आवाज में बोला, मीरा, तुम? मीरा शांत खड़ी रही, फिर बोली, तो तुम्हें मैं याद हूं? विजय सिंह शर्म से सिर झुका गया। मीरा आगे बढ़ी। याद है वो दिन जब तुमने एक गरीब चरवाहे को बकरियों की औलाद कहा था? विजय सिंह की आंखों में पछतावा भर आया। मीरा ने अर्जुन की ओर इशारा किया। देखो, वही चरवाहा आज इस राज्य का राजा है। और तुम उसके कैदी हो। यह सुनकर विजय सिंह का सिर और झुक गया। अब उसे अपने घमंड की असली कीमत समझ आ रही थी। कुछ ही पलों बाद वह घुटनों के बल गिर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं घमंड में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। मीरा ने उसकी ओर देखा। आज उसके दिल में बदले की आग नहीं थी। वह आग वर्षों पहले बुझ चुकी थी। उसे केवल यह साबित करना था कि इंसान की पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका चरित्र होता है। विजय सिंह फिर अर्जुन की ओर मुड़ा, हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था। अर्जुन मुस्कुराया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह बुरा इंसान नहीं होता। कैद खाने में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर मीरा आगे बढ़ी। उसने विजय सिंह की आंखों में देखा और बोली, यदि तुम्हारी उस तलवार को जंग लग चुकी हो जिससे तुम मेरी गर्दन काटने वाले थे, तो मैं आज भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। ये सुनते ही विजय सिंह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी मीरा उसे दूसरा मौका दे रही है। वह बोला, मैं वादा करता हूं जीवन भर तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। मीरा की आंखें भी नम हो गईं। वर्षों का दर्द, प्रतीक्षा और संघर्ष आज समाप्त हो चुका था। अर्जुन भी भावुक हो उठा। आखिरकार विजय सिंह और मीरा एक बार फिर साथ हो गए। अर्जुन ने अपनी धर्म बहन को सम्मान पूर्वक विदा किया और इस तरह एक ऐसी कहानी का अंत हुआ जिसने पूरे राज्य को एक अमूल्य सीख दी। किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, उसकी दौलत या उसके पेशे से नहीं आंकी जाती। असली पहचान उसके चरित्र, उसके व्यवहार और उसकी इंसानियत से होती है। विजय सिंह के पास धन था, प्रतिष्ठा थी, शक्ति थी, लेकिन उस समय उसके पास विनम्रता नहीं थी। दूसरी ओर अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा था और अंत में वही इंसान सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा। जबकि मीरा ने यह साबित कर दिया कि एक समझदार और साहसी स्त्री केवल परिस्थितियों को सहती नहीं है, बल्कि अपने धैर्य, बुद्धि और आत्मसम्मान से पूरी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।